morning students. Today we are going to discuss the chapter number 8 of your political science. The chapter 8 is the confronting the marginalizations. So first of all we came to know that what is the marginalizations. तो marginalization क्या होता है पहले ये देखेंगे. देखिए बच्चों, हमारी कंट्री के अंदर कई सारी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है ना. कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलते हैं. तो जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, जब कंट्री को फ्रीडम मिला, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया बच्चों, तो ये डिसाइड किया गया कि वे लोग जो मार्जिन ग्रुप्स हैं, जो कि हमारी एक बेसिक जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम्स है, उससे जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, है ना, उन लोगों को जस्टिफाई करने के लिए, उनको जस्टिस दिलाने के लिए जो नया सिस्टम या ये कह सकते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो थे वो बच्चों ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि इन लोगों को जो बैकवर्ड क्लासेस है, जिसको हम लोग कई बार SC, ST, OBC, इसके अलावा दलित्स कह देते हैं, इन लोगों की सिक्योरिटी के लिए, इन लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे सेक्शंस जोड़े गए, ताकि इन लोगों को जो कि हमारी सोसाइटी से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए उनको सेव किया जाए. ठीक है ना. तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, ये होते क्या है. तो देखिए, मार्जिनलाइज्ड आर द कंसर्न दे हैव द ड्रॉ ऑन द फंडामेंटल राइट्स इन द टू वेज. ये वो लोग हैं सोसाइटी में रहने वाली वो कम्युनिटी जो कि दो वे में अपने फंडामेंटल राइट्स को पाने की कोशिश करती है. सबसे पहला जो वे है जिसे हम लोग ये पता करेंगे कि ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते कौन है. तो देखिए, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम. तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट को फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट करने के लिए एनफोर्स करते हैं. एनफोर्स करने का मतलब क्या है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर, जिसमें हमने देखा था कि इंडिया के फ्रीडम के बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए. ये फंडामेंटल राइट्स इंडिया में रहने वाले हर सिटीजन्स को दिए गए हैं, ताकि हम अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकें, है ना, और साथ में प्रॉपर तरीके से प्रॉपर लाइफ को जी सकें. और एज अ ह्यूमन बीइंग, हम इंसान होने के नाते हम लोगों को जो राइट्स मिलने चाहिए थे वही फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फ्रीडम की बात की, हम लोगों ने इक्वालिटी की बात की. और जब हमने इक्वालिटी की बात की थी तो बच्चों मैंने ये भी बताया था कि हमारी कंट्री के अंदर फंडामेंटल राइट्स ये कहते हैं कि वी ऑल आर इक्वल, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ द कास्ट, रिलीजन, क्रीड एक्सेट्रा. तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी तरह का भेदभाव कोई भी किसी के साथ नहीं कर सकता. ठीक है. दूसरा, हम लोगों ने ये भी बात की थी कि अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड इन आवर कंट्री. ठीक है. तो अनटचेबिलिटी जो है वो भी हमारी कंट्री के अंदर पूरी तरह से एबॉलिश है. रोक लगाई गई है कि हम किसी भी पर्सन के साथ में उसकी कास्ट को, रिलीजन को लेकर या अनटचेबिलिटी के बेस पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. किसी तरह का भेदभाव करना इलीगल है, और इसके लिए जो है वो पनिशमेंट का प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है. ठीक है बच्चों. तो इस तरह से ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है ये अपने लिए लड़ते हैं, ताकि गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि हमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोवाइड करवाए जाए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर किया जाए. और ऐसा कब हो रहा? ऐसा तब होगा जब उस कंट्री के अंदर या तो उन लोगों को ये राइट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि मोस्टली हम लोग देखते हैं कि हमको जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए बच्चों, हम सब भी उन फंडामेंटल राइट्स का अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं. ठीक है ना. लेकिन जहां पर बात आती है SC, ST और या फिर दलित की बात कहते हैं, या वे लोग जिनको हम लोग अनटचेबल कहते हैं, है ना. ठीक है. तो इन लोगों को आज भी सोसाइटी के अंदर इनके राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं. ये लोग आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं, अपने अधिकारों से दूर है, जबकि हमारी गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है कंट्री में रहने वाले हर सिटीजन्स के लिए बनाए गए. फिर भी हर सिटीजन को प्रोवाइड कराने के बाद में भी इन लोगों को ये फंडामेंटल राइट नहीं प्रोवाइड हुए हैं, और इसीलिए ये गवर्नमेंट को इन्फोर्स करते हैं कि इन्हें इनके फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए जाए. ठीक है. दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो ये शो करता है दे इंसिस्ट द गवर्नमेंट टू इन्फोर्स दीस लॉज. और इसी के अलावा गवर्नमेंट कई बार SC, ST या ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है ना, या माइनॉरिटी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, है ना, और साथ में जो दलित्स हैं,
इनको इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनको फंडामेंटल राइट्स प्रॉपर तरीके में प्रोवाइड कराने के लिए कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट अलग से कई सारे लॉज बनाती है, कई सारे कानून बनाती है जो ये इंश्योर करते हैं कि इन लोगों को इनके फंडामेंटल राइट्स मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से कई बार ये लोग जो है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, ये लोग अपने लिए गवर्नमेंट को एनफोर्स करते हैं ताकि वो इन लॉज को कह सकते हैं कि लागू कर सके। ठीक है ना, और ताकि ये अपने फंडामेंटल राइट्स का प्रॉपर तरीके से यूज कर सके, कि या ये कह सकते हैं कि दूसरी जो सोसाइटी की जो मेन स्ट्रीम्स है उसे जोड़ सके। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ खास बात है। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि हम लोग इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो दो चीजें ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जो हर सिटीजन के लिए इक्वल है। लेकिन कुछ सेक्टर या कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जहां पर इन लोगों के जो राइट्स है वो प्रॉपर तरीके में नहीं मिल पाते, जिनमें हम बेसिकली दलित्स और अनटचेबल्स को लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग से लॉज बनाता है, लॉज फॉर्म करता है ताकि इन लोगों को सिक्योर किया जा सके। इसी दरमियान देखिए बच्चों, कुछ आर्टिकल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए जो ये शो करते हैं कि हमारी कंट्री में जो अनटचेबल्स हैं या जो दलित्स हैं उनके लिए इंश्योर किए गए हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स, जिसमें बच्चों पहला है आर्टिकल नंबर 17। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है बच्चों, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 17 जो इन दलित्स, इन अनटचेबल्स के लिए बेसिकली यह कह सकते हैं कि जहां हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी की, तो ये आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। ठीक है, और अनटचेबिलिटी हम अपना जो प्रीवियस चैप्टर था बच्चों, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन वाले में जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तब भी पढ़ा था कि अनटचेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को, या ये कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी की वो कम्युनिटी जिनको हम लोअर कास्ट का समझ लेते हैं और कई बार उनके साथ में अनटचेबल की तरह बिहेव करते हैं, है ना, जिनका छूना भी हम लोग कई बार मानते हैं कि गलत है ना। तो ये वो लोग हैं जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से बहुत पीछे हट चुके हैं, है ना। तो इन लोगों को सिक्योर करने के लिए, इनको सेव करने के लिए ये लोग अपने फंडामेंटल राइट्स का प्रॉपर तरीके से यूज कर सके, हमारी सोसाइटी से डायरेक्टली कनेक्ट हो सके, मेन स्ट्रीम से जुड़ सके। इसीलिए आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को प्रिवेंट करता है, एबॉलिश करता है। तो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने का मतलब है कि छुआछूत का जो भावना है उस पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ अगर अनटचेबल की तरह बिहेव करते हैं तो ये इलीगल है और ऐसा करने पर गवर्नमेंट हमको पनिश कर सकती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। तो कहने का मतलब किसी भी पर्सन के साथ में हम लोग अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा करने पर पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, और इससे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अगर फ्रीडम से पहले की हम लोग बात करें तो देखते हैं कि लोग, हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर थी जहाँ पर हम कुछ लोगों को अनटचेबल मान लेते थे। इन लोगों का पब्लिक प्लेस पर जाना बुरा माना जाता था, जैसे किसी टेम्पल में एंटर करना पाप माना जाता था कि कोई भी जो पर्सन अनटचेबल माना गया है, जो लोअर कास्ट का है, उसको मंदिर में नहीं जाना चाहिए, जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर उसकी एंट्री नहीं मानी जाती थी। दूसरा जो है कि जो पब्लिक पॉन्ड होते थे, है ना, जो तालाब होते थे, वहाँ पर भी उनकी एंट्री नहीं थी। तो इस तरह की कस्टम को, इस तरह के कह सकते हैं कि बुराइयों को, इवेंट्स को, सोशल इवेंट्स को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 जोड़ा गया ताकि लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स मिल सके। ठीक है, दूसरा है बच्चों वो है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है, नो सिटीजन्स ऑफ इंडिया shall be discriminated against on the basis of the caste, religion, place of birth, etc. तो आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करता है। डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करने का मतलब यहाँ पर इक्वालिटी की बात हो रही है। कहने का मतलब किसी भी कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसी को आर्टिकल 15 में ऐड कर ये इंडिकेट किया गया है बच्चों कि हम एक ही कंट्री में रहते हैं, सारे के सारे सिटीजन जो हैं सभी को इक्वल फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर रिलीजन को या कास्ट को कुछ ज्यादा राइट्स हैं और किसी को कुछ कम है। तो वी ऑल आर इक्वल, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ द कास्ट,
17 है ना और आर्टिकल 15 ये अनटचेबिलिटी को और इनइक्वालिटी को एबॉलिश करते हैं। दो चीजें ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी एबॉलिश है, हम किसी भी पर्सन के साथ में अनटचेबल की तरह बिहेव नहीं कर सकते। हर पर्सन को, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई भी हो, एससी से बिलोंग करता हो, चाहे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता हो, आप उसको किसी भी जॉब, किसी स्कूल में एंटर होने से, इसी के साथ में पब्लिक प्लेस पर एंटर होने से नहीं रोक सकते, ठीक है। और ना ही हम ऐसे कोई वर्ड यूज कर सकते हैं जो ये इंडिकेट करता हो कि हम किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है बच्चों आर्टिकल 15 इंडिकेट करता है डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करने की तरफ। मतलब यहाँ पर इक्वालिटी की बात हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, तो हम लोग किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। ये दो चीजें बताती हैं बच्चों की किस तरह से हमारी कंट्री में जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उसको हम लोग किस तरह से सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से जोड़ सकते हैं। वे लोग जो हमारी सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से बहुत पीछे की तरफ हट चुके हैं, उनको हम लोग किस तरह से वापस अपनी सोसाइटी में ला सकते हैं, है ना, और किस तरह से अपवर्ड ले जा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं बच्चों जो किसी न किसी कारण से पिछड़े हुए। इसी के साथ में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के अंदर दलित, अनटचेबल के साथ ही साथ में माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को जोड़ा गया है। माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब होता है बच्चों वे लोग जिनकी पॉपुलेशन, है ना, या ये कह सकते हैं कि वे लोग या वो कम्युनिटी जो पॉपुलेशन में दूसरी कम्युनिटी या रिलीजन से थोड़ा कम है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, वो माइनॉरिटीज मानी गई है। हमारी कंट्री में कई सारी कम्युनिटी, रिलीजन के लोग ऐसे हैं, कास्ट के लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं, जिनकी जनसंख्या कम है। इन लोगों को भी हमारी कंट्री की जो फंडामेंटल राइट्स है और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है बच्चों कि ये माइनॉरिटी ग्रुप जो है अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में इन लोगों को अपने कल्चर को, अपने कस्टम को सिक्योर करने का, अपनी लैंग्वेज को सिक्योर करने का प्रोविजन जो है गवर्नमेंट करती है। टाइम टू टाइम अलग अलग रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बनाए जाते हैं जो ये बताते हैं कि ये कंट्रीज जो है, ये जो लोग हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, ये भी अपने राइट्स को सिक्योर कर सके और अपनी कम्युनिटी या अपने रिलीजन को या अपने कल्चर और कस्टम को आगे बढ़ा सके, सिक्योर करके रख सके। तो ये माइनॉरिटीज जो है बच्चों, ये भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के अंदर मानी जाती है, ठीक है। और इसी के साथ में बच्चों अब यहाँ पर बात आती है लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड। हमारी कंट्री के अंदर इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में सिक्योर करने के लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कई सारे एक्शन लेती है, कई सारे कानून, कई सारे लॉज बनाए गए हैं ताकि इन लोगों को किसी तरह का कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ ना हो या ऐसा ना हो कि इनसे इनके फंडामेंटल राइट्स जो है वो छीने जाए। तो इसीलिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कई सारे प्रोविजन करती है ताकि ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से ऐड हो सके, मेन स्ट्रीम से जुड़ सके। इसी के अंदर अगर हम देखें तो जो कानून बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट सबसे पहले सर्वे करती है, सर्वे के बाद में कई सारी कमेटीज बनाई जाती है। ये कमेटी सर्वे के बाद में बैठाई जाती है। इन कमेटीज का काम होता है कि इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को ऑब्जर्व करना और इनकी डिमांड्स क्या है, किस तरह से इनको अपग्रेड किया जा सकता है, किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, वो डिसाइड करना। इसी के साथ में सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट भी जो है अपने लेवल पर इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए टाइम टू टाइम कानून बनाती रहती है और साथ में कई सारी कमेटीज बनाई जाती है जो इन सोसाइटीज का पूरा ध्यान रखती है और इनके वेलफेयर के लिए काम करती है। तो इस तरह से बच्चों कुछ प्रमोशंस, सोशल जस्टिस का भी काम किया जाता है जहाँ पर सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाता है। अब दूसरी चीज आती है कि सोशल जस्टिस होता क्या है, ठीक है। अब जस्टिस वाला चैप्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। सिंपल सा कहे तो न्याय मिलना, है ना, सब किसी के साथ में भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना, जो सही है उसको फेवर करना। और अगर सोसाइटी की बात करें तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर सोसाइटी का हर सेक्शन, हर सेक्टर, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन, हर कास्ट इक्वल ट्रीट की जाती हो, यही सोशल जस्टिस कहलाता है। तो हमारी कंट्री जो है कंटिन्यूटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे चेंज भी किए जा रहे हैं बच्चों, नए हर साल कई सारे जो कह सकते हैं कि संशोधन किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नए नए आर्टिकल जोड़े जाते हैं
ताकि सोशल जस्टिस को बनाए रखा जा सके, समाज के अंदर सारे लोगों को जस्टिस मिल सके, है ना। तो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी सेंट्रल लिस्ट के अंदर कई सारे इस तरह कह सकते हैं कि प्रोविजन किए गए हैं बच्चों, जो ये इंडिकेट करते हैं कि इन माइनॉरिटीज को या वे लोग जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से बहुत पीछे हैं उनको जस्टिस दिलाने के लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन भी देती है। अब ये रिजर्वेशन क्या होता है बच्चों? रिजर्वेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के रूप में या गवर्नमेंट जॉब के अंदर SC, ST, दलित्स, अनटचेबल्स, OBC जैसे लोगों को या इन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों को कुछ रियायत दी जाती है, कुछ छूट दी जाती है, जिसके कारण ताकि ये लोग अपनी आप को अपग्रेड कर सकें, सोसाइटी में आगे बढ़ सकें, ठीक है। और ये रिजर्वेशन वर्ड तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर एडमिशन के लिए और जॉब के अंदर एज ए एम्प्लॉय बनने के लिए गवर्नमेंट 5% की जो कहते हैं कि छूट देती है, ठीक है, ताकि ये लोग जो है आगे बढ़ सके। दूसरी चीज आती है बच्चों कि रिजर्वेशन के साथ में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस जो होती है इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कट ऑफ मार्क के थ्रू, जैसे कुछ सेवाएं बच्चों ऐसी है जैसे मेडिकल के अंदर अगर जाना है तो वहाँ पर कट ऑफ मार्क की व्यवस्था की गई है। कट ऑफ का मतलब होता है पर्टिकुलर एक मार्जिन पर यह तय किया जाता है कि अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है, ठीक है, मेडिकल लाइन जैसी कुछ ऐसी जॉब है बच्चों जहाँ पर क्वालिफिकेशंस होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, तो इसीलिए कट ऑफ की व्यवस्था की जाती है, कट ऑफ का सिस्टम रखा जाता है जहाँ पर एक फिक्स नंबर लाने पर अगर आप एबल है, आपने अगर उतने नंबर गेन कर लिए हैं तभी आप वहाँ पर उस पोस्ट पर अपॉइंट होने के लायक माने जाते हैं। तो इस तरह से कंट्री के अंदर इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, इन दलित्स, अनटचेबल्स कहे जाने वाले लोगों को हमारी गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स अपग्रेड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं और इसके बारे में और काफ़ी सारी बातें किस तरह से गवर्नमेंट कानून बनाती है, लॉज का फॉर्मेशन होता है, वो सब हम जानेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।